क्या देश में मध्यावधि चुनावों की आहट तेज हो रही है? क्योंकि कभी माया, कभी शरद पवार, कभी मुलायम, इन सब के बयान यही कह रहे हैं कि सर्दी के साथ साथ मध्यावधि चुनाव भी दस्तक दे सकते हैं। लेकिन पहली बार नहीं हो रहा है कि मध्यावधि चुनावों की दस्तक सुनाई दे रही हो, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई सरकार की सहयोगी चुनाव की बात कर ही देती है और इस बार भी शोर मच रहा है। तो क्या वाकई मनमोहन सरकार पर मध्यावधि चुनाव की तलवार लटक रही है? मनमोहन सरकार से जनता की उम्मीदें धराशायी हों या ना हो, लेकिन फायदे और नुकसान के तराजू पर समर्थन तोलते सहयोगी दलों ने सरकार की धड़कनें जरूर बढ़ा दी। डीजल के बढ़े दाम और रसोई गैस सिलेंडरों का कोटा तय करने के खिलाफ ममता बनर्जी ने यूपीए का साथ क्या छोड़ा। शेयर बाजार की तरह हर दिन मध्यावधि चुनाव का सेंसेक्स उठने और गिरने लगा। मनमोहन सिंह के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सरकार के साथी ही बन गए हैं परेशानी। आर्थिक सुधार एक्सप्रेस को रफ्तार देने में लगी सरकार के रास्ते में अपने ही अटका रहे हैं रोड़ा। बीजेपी के आरोपों में दम तो है। सरकार के सहयोगी जिस तरह से साथ छोड़ रहे हैं, उससे यूपीए के कुनबे की बिखरने की आशंका से कोई इनकार नहीं कर रहा। आर्थिक नीतियों के खिलाफ पहले ममता बनर्जी ने समर्थन वापस लिया, फिर बाबूलाल मरांडी ने पल्ला झाड़ लिया। महंगाई और एफडीआई के खिलाफ रैली में बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी भी विपक्ष की तरह ताल ठोंकती नजर आई। ममता ने एफडीआई पर मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर समर्थन देने का ऐलान किया, तो करुणानिधि भी सुर में सुर मिलाने लगे। महाराष्ट्र में अजित पवार ने इस्तीफा देकर एनसीपी और कांग्रेस के रिश्तों की खटास को भी सतह पर ला दिया। सवाल यह है कि आखिर हर दिन मध्यावधि चुनाव की आहटों को क्यों दी जा रही है हवा? क्या सहयोगी दल किसी खास मकसद से सरकार की बाह मरोड़ने में लगे हैं? क्या मध्यावधि चुनाव का डर दिखाना सहयोगी दलों का सियासी ड्रामा है? सवाल चाहे जो भी हो, लेकिन मध्यावधि चुनाव को लेकर हर सियासी पार्टी तैयारी में जुटी है। खुद कांग्रेस भी वक्त से पहले चुनाव की आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं करती। जाहिर है कांग्रेस और सहयोगी दलों के रिश्तों में आग लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या अब वाकई मध्यावधि चुनाव की आहट इस देश के सामने सुनाई पड़ रही है, आहट तेज हो रही है या नहीं? हमें कुछ आंकड़े हैं जो कि देखने पड़ेंगे, जिससे हमको समझ आएगा कि अगर वाकई मध्यावधि चुनाव जैसी कोई बात होती है या फिर जो यूपीए के सहयोगी है एक एक करके अपना समर्थन वापस खींचते हैं, तो फिर कहां पर आंकड़ा सरकार का आके खड़ा होता है। 272 का जादुई फिगर, और अभी यूपीए के पास जो आंकड़ा है वो 270 का है। बाहर से समर्थन उसे मिला है 50 और सीटें, जिससे उसकी बढ़ जाती हैं और 320 का ये आंकड़ा बनता है। लेकिन ये आंकड़ा है ममता बनर्जी के एफडीआई के मुद्दे पर समर्थन लेने से वापस लेने से पहले का। अब इसमें से टीएमसी की 19 सीटें बाहर गई, 19 सांसद बाहर गए, तो आंकड़ा बचा 301 का आंकड़ा, जो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि मैजिक फिगर अभी भी 272 का ही है। इसके बाद यूपीए के इन 301 में से बाबूलाल मरांडी की 2 जो उनके सांसद बाहर निकले, समर्थन वापस गया। 299 अभी भी मुश्किल में सरकार नहीं है, अभी भी 299 एक सेफ फिगर। उसके बाद इस 299 में से अगर बीएसपी अपना समर्थन वापस लेती है, जिस पर कोई फैसला आज नहीं हुआ, तो 21 सीटें चली जाती हैं और तब सरकार का आंकड़ा 278 का बनेगा। और तब शायद दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो जाएं कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि 278 पे रुकेगा शरद पवार। आज उन्होंने मध्यावधि चुनाव के बारे में इशारा करके फिर घबरा दिया लोगों को। एनसीपी की 9 सीटें जाती हैं, तब मुश्किल आती है, क्योंकि 269 का आंकड़ा 3 सीटें कम हो जाएंगी, 3 सीटें कम हो जाएंगी बहुमत के आंकड़े से, और तब सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और ऐसे में सरकार के लिए चिंता हो जाना की बात साफ समझ में आ जाती है। और अगर इस सब के बीच मुलायम सिंह, जो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब उनको भारी बहुमत मिला था, लगातार तब से वो मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने माया की राह पकड़ी, 22 सीटें उनकी यहां से निकलती हैं, तब तो फिर 247 का आंकड़ा यूपीए सरकार के पास रह जाएगा। 25 सीटें कम हो जाती हैं और बहुत मुश्किल इस सरकार के लिए हो जाएगी। तब
सत्ता में बने रहने की। और ऐसे में मध्यवर्ती चुनाव जो अब तक सिर्फ एक सियासी चाल नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि यूपीए के सहयोगी दबाव डालने के लिए मध्यवर्ती चुनाव का नाम ले लेकर बार बार सरकार को डरा रहे हैं, तब ये दबाव नहीं होगा, तब ये असल का डर होगा जो सरकार को परेशान कर सकता है। चलिए हम आपको तफसील से बताते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ वो हुआ क्यों। दरअसल जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, तो चाहे वो पंजाब के नतीजे रहे और खास तौर पर यूपीए के जो नतीजे आए, उससे कांग्रेस को एक बड़ा भारी नुकसान होता हुआ सामने दिखा। और जब क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय शत्रप एक एक करके इन चुनावों के बाद मजबूत होते नजर आए, तो फिर सबने मध्यवर्ती चुनावों की बात भी करी। और आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी भी इस बात को समझती है कि इस वक्त अगर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो जो मोमेंटम है वो उसको बनाए रख सकने में कामयाब रहेगी। और साथ ही साथ अब आप मायावती को सोचें, कल जिस तरह से उन्होंने अपनी महासंकल्प रैली की शुरुआत की, 2 लाख लोगों की भीड़ अगर वो लखनऊ में जुटा पाने में कामयाब रही, तो वो साफ तौर पर ये दिखा रही थी कि 2014 की तैयारी के लिए वो कमर भी कस चुकी हैं और तैयारी भी कर रही हैं। लेकिन अब अगर जो धरातल है सच्चाई का, यानी कि जमीनी सच्चाई पर उतर आए, तो मायावती ने जिस तरह से कल घुड़की दी कि आज वो फैसला लेंगी कि उनको समर्थन वापस लेना है या नहीं, या क्या करना है, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये तमाम वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस और परमिटेशंस हैं जो बन सकते हैं अगर कुछ होता है, माया कोई कदम उठाती है तो। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से हड़कंप मच गया है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सलमान खुर्शीद की अगुवाई वाले ट्रस्ट के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। विकलांगों ने आज 10 जनपद पर प्रदर्शन किया और सोनिया गांधी के दखल की मांग की। ये मजलूमों की आवाज है और ये आवाज उठाई गई है उन सोनिया गांधी के घर के सामने जिनके लिए सलमान खुर्शीद जान देने को तैयार है, लेकिन उनके संस्थान ने समाज सेवा की ऐसी अलख जगाई है कि घुटनों पर घिसट कर आए हुए लोग उनसे अपने हक का हिसाब मांग रहे हैं। 10 जनपद पर यानी सोनिया के घर के आगे ये तमाम विकलांग पहुंचे हैं सलमान खुर्शीद के खिलाफ। आप देखिए यहाँ सुबह तक इनके वो विकलांगों के जो रिक्शे हैं वो लगे हुए हैं, इनकी साइकिल लगी हुई है, तमाम विकलांग इन पर आए हैं यहाँ और 10 जनपद पर ये धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि सलमान खुर्शीद को बर्खास्त किया जाए, सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोनिया गांधी जी के पास आए हैं। सोनिया जी, आप गंधारी ना बनी रहे, अपने इस दुर्योधन मुख्यमंत्री जो मंत्री है, कानून मंत्री आपका, इसको बर्खास्त करें, इसके पहले को इस्तीफा दे, आप उनको बर्खास्त करें। नाना के नाम पर बनाया गया ट्रस्ट सलमान खुर्शीद की नौकरी का बलिदान मांग रहा है। आज तक ने आपको दिखाया था कि कैसे जाकिर हुसैन ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के ऐसे हजारों लोगों का हक खैरात में खा गया जो अपनी खैरियत के लिए सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के भरोसे थे। आज तक के खुलासे के बाद शहर दर शहर जनता उनसे हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर उतर आई। दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, झांसी, पूरा देश तकदीर के दरवाजे से ठुकराए हुए लोगों के साथ दौलत वालों की ऐसी दिल लगी देखकर दहला हुआ था। लेकिन आज तक ने सच के परिंदे में तफ्तीश के पंख बांधिए थे। इस उड़ान पर हिंदुस्तान हैरान है। अगर देश का कानून मंत्री ये करेगा तो फिर इस देश में क्या उम्मीद रह जाती है। जिस कुर्सी के ऊपर एक बारी बाबा साहब अंबेडकर बैठे थे, बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री होते थे, आज हमारे देश के कानून मंत्री की यह हालत है। तो मैं सबसे पहले ये मांग करता हूं कि अखिलेश जी, क्योंकि उन्हीं के एरिया में यह मामला आता है, अखिलेश जी तुरंत इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। उनकी जो धर्मपत्नी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये 420 का मामला बनता है। ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आज तक का खुलासा बच्चे बच्चे की जुबान का सवाल बन गया है, लेकिन सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे उन्हें इसकी खबर ही ना हो, लेकिन खामोशी की भी जुबान होती है। कांग्रेस सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, ये आप भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है। जब वो एक विकलांग का पैसा नहीं छोड़ सकती है तो आम जनता का क्या पैसा छोड़ेगी। इन चुभते हुए सवालों पर सलमान खुर्शीद और उनकी बेगम की चुप्पी बाकी लोगों में बौखलाहट पैदा कर रही है, क्योंकि ये सताए हुए लोगों का सवाल है, ये अघाए हुए लोगों पर सवाल है। इस देश का दुर्भाग्य है
कि आज देश का कानून मंत्री सलमान खुर्शीद खुद एक भ्रष्टाचार में शामिल हो गए हैं। आज तक के खुलासे पर आधा देश हैरान है और आधा परेशान, सिवाय उन लोगों के जो इस खुलासे के खलनायक हैं। रामदेव से ज्यादा सरकार का सताया कौन है? मौका मिला तो सलमान खुर्शीद को कानून की किताब पढ़ाने लगे। इससे बड़ा घिनौना पाप शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी ने किया होगा। इनके तो पाप दर पाप इस तरह से जो है देश के सामने खुलासे हो रहे हैं, पूरे देश की घृणा हो जाएगी इस पार्टी से। अब आगे तो इनका वैसे तो अंत्येष्टि सुनिश्चित है। आज तक के खुलासे पर कानून मंत्री का कुनबा चुप्पी साध कर बैठ गया है, लेकिन बीजेपी को इसमें अपनी भूमिका की तलाश है। पार्टी ने इस घपले पर हमला बोलते हुए कहा कि यह अफसोसनाक है। This merits a fair inquiry. It is not a question of any political adversarial comment which I am seeking to make. Do we owe some commitment to basic humanity or not? इतना कुछ हो गया, कुछ दहल गए और कुछ मचल गए, लेकिन खुर्शीद दंपति अपने ही ख्यालों में गुम है। रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए अपनी जान की पतंग उड़ाने वाले मंत्री ने कानून के डर की डोर अपने हाथों में ले रखी है। जितना चाहेंगे उतनी ही ढील देंगे, लेकिन हक की लड़ाई में होशियारी के हंटर से हराए हुए लोग पूछ रहे हैं कि इस कसूर की सजा क्या होगी और कौन तय करेगा? अदालत। दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस ट्रस्ट की काली सच्चाई आज तक ने दिखाई और दिखाया कि कैसे शारीरिक रूप से कमजोर लोगों का हक मारा गया, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। मामला कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के एनजीओ से जुड़ा है। इससे कांग्रेस ही नहीं बल्कि सहयोगी दल भी आरोपों को निजी मामला बता रहे हैं। ऑपरेशन धृतराष्ट्र पर धधकती हुई ये वो आवाजें हैं जिन्हें न धरती अनसुनी कर सकती है और न आसमान, क्योंकि तंग सोच के बंद गलियारों के बाशिंदों ने बेबसी का मजाक उड़ाया है। आज तक ने पूरी पड़ताल दिखाई थी आपको। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट ने 70 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी रकम की हेराफेरी की है। रुपया आया था तिपहिया बांटने के लिए, रुपया आया था हियरिंग एड बांटने के लिए। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट को मिला था सेवादारी का ठेका, लेकिन न तिपहिया बटे न हियरिंग एड। जाकिर हुसैन ट्रस्ट का कैंप तक नहीं लगा और कृपा का खाता बही दुरुस्त हो गया। अफसरों के जाली लेटर हेड, जाली हस्ताक्षर, लाभ लेने वाले फर्जी, लाभ देने वाले फर्जी, सब कुछ सील ठप्पे के साथ हुआ। लेकिन जब आज तक की टीम ने तफ्तीश शुरू की तो गोरख धंधे का पूरा तहखाना हमारे सामने था। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुई खुर्शीद के हस्ताक्षरों से हजारों लोगों का हक मार लिया गया था। आज तक के खुलासे के बाद पूरे देश में खलबली मच गई। ये लोग सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद से हिसाब मांगने आए हैं, लेकिन ये हिसाब दे कौन? आज तक के संवाददाता सलमान खुर्शीद और लुई खुर्शीद के घर और दफ्तर की खाक छानते रहे, लेकिन दहशत पैदा करते इस दिलदारी पर कांग्रेस का रंग देखिए। सबूत कितने सही हैं, कितने गलत हैं। जब तक आप ये तो एकतरफा हुआ ना, जब तक दूसरी तरफ से आप उनका व्यू नहीं ले लेंगे, उनकी बात नहीं सुन लेंगे, तब तक कैसे किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? तो उनसे सलमान साहब से बात कीजिए, वो क्लैरिफाई करें। सवाल कानून मंत्री का है, इसलिए उनके साथी भी संभल कर बोल रहे हैं। शरद पवार बड़े नेता हैं, लेकिन उनका बड़प्पन खुर्शीद दंपति के लिए ढाल बन गया है। सलमान खुर्शीद का पर्सनल है या कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के काम के बारे में है, इसमें गवर्नमेंट का क्या, ये सब देखना होगा। और मैं इससे इस्तीफा उन्होंने देना चाहिए तुरंत। ये जब तक हमारे सामने पूरे कागजात और स्थिति आती है तब तक मैं राज नहीं लूंगा। अब आप पूछ सकते हैं कि जब पूरे देश को गुनाह नजर आ रहा है तो जाकिर हुसैन ट्रस्ट के रहनुमा आजाद कैसे हैं? इस सवाल का जवाब भी एक सवाल ही है, और वो सवाल ये है कि अगर धृतराष्ट्र की आंखें होती तो महाभारत की भूमिका ही क्यों बनती? काश ये बुनियादी सच शहंशाहों की समझ में आ गया होता। आज तक ब्यूरो। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट से जुड़े मामले पर, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के मामले पर तो कांग्रेसी नेता बचते फिर ही रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर जो आरोप लगे हैं उन पर तमाम लोग सामने आए हैं बचाव के लिए। यहां तक कि कई लोग गुस्से में आग बबूला भी उठ रहे हैं। रेणुका चौधरी के साथ ऐसा ही हुआ और गुस्सा ऐसा आया कि वो जाने का नाम ही न ले। इस गुस्से में वो यही भूल गई कि वो उठ रहे सवालों का जवाब देने आई हैं। रेणुका चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के सवालों को हवा में उड़ाते हुए कहा कि वो जवाब देने लायक है ही नहीं।
Please excuse me, the land did not belong to the government. No, excuse me, no. Excuse me, that order has been stayed and you are very aware of it. So I do not want to discuss. माफी की इस दुकान पर आपको दिलदारी का भ्रम हो सकता है, लेकिन भ्रम पर मत जाइए, अपना भेजा लगाइए। दरअसल ये भ्रम एक भय की भूमिका है। भय कमजोरी से पैदा होता है और कमजोरी क्रोध को जन्म देती है, इसलिए रेणुका चौधरी क्रोधित हो गई। Please excuse me, the land did not belong to the government. No, it was no, excuse me, no. So speaking mistruths, half-truths and innuendo doesn't constitute a statement. ये क्रोध केजरीवाल के उन आरोपों पर है जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ डीएलएफ की दोस्ती के एवज में उसे 350 एकड़ जमीन का नजराना पेश कर दिया था। 350 एकड़ गुड़गांव की जमीन 1700 करोड़ की तो कुछ भी नहीं होगी, वो उठा के हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को दी। गोल्फ बनाने का एक्सपीरियंस, गोल्फ कोर्स बनाने का एक्सपीरियंस यूनिटेक को और कंट्री हाइट्स को नहीं था, इसलिए इन दोनों को हम खत्म कर रहे हैं। इन दोनों का भला ये भी कोई बात होती है? एक बेचारे आदमी के पीछे पूरी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन गुस्सा कोई पानी तो है नहीं कि ढाल देखकर ढल जाए। वो तो बर्फ की तरह कलेजे पर जम जाता है, और गुस्सा मैडम के दामाद पर उठे सवाल पर आया था, इसलिए ऐसे कैसे पिघल जाता है। What this man has been talking, shooting his mouth off without any substantial evidence. Yesterday he was talking about giving hospital land to somebody, and it's been very clear that no land which was given by the government or Huda was for hospital. गुस्सा अब गजब ढाने लगा था। सवाल उठाया था केजरीवाल ने, जवाब देना था कांग्रेस को, लेकिन रेणुका चौधरी खामखा खबरनवीसों पर खौल गई। केजरीवाल का तीर अपने निशाने पर सटीक लगा है और तमाम कांग्रेसी लहूलुहान हो गए हैं। कल तक वाड्रा के बचाव में उतरी पूरी कांग्रेस अब बौखला सी गई है, और सच ही तो कहते हैं कि बौखलाहट में आदमी क्या कर बैठता है, क्या कह बैठता है, इसका उसे खुद भी पता नहीं होता। चलिए जनाब, फिर से रेणुका चौधरी के गुस्से पर लौटते हैं। गुस्सा आ जाता है तो जल्दी जाता नहीं, और बड़े लोगों का गुस्सा तो कहते हैं बरसों नहीं जाता। तो रेणुका चौधरी के गुस्से की अगली किस्त देखिए। There was no land that belonged to the government or to the Haryana government that was given away. Why are you not challenging this person who goes around talking so slipshodly? सुन लिया ना, मैडम चौधरी चर्चा नहीं करना चाहती। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि चर्चा ही नहीं करनी थी तो आई किस लिए थी। कभी तो सरकार और कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों को दो कंपनियों के बीच का निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं और जांच से इनकार करते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर मंत्री और हरियाणा सरकार, डीएलएफ सब मिलकर सफाई देने में जुट जाते हैं। लेकिन जिसकी सफाई का सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार है, यानी रॉबर्ट वाड्रा, वो इस मामले पर अभी तक चुप बैठे हैं। बहुत गुस्से में थी रेणुका चौधरी, रोका ही नहीं जा रहा था। वैसे भी बोली में ब्रेक लगाने का हुनर आ जाए तो आदमी महान हो जाता है। There was no land that belonged to the government or to the Haryana government that was given away. Why are you not challenging this person who goes around talking so slipshodly? और ये आदमी ऐसा बोलते जाता है, नॉनसेंस। ये योग गुरु है या कुछ और है? पहले अपना शक्ल तो ठीक करें। वो तो गनीमत है कि सांस ने साथ नहीं दिया, वरना रेणुका चौधरी तो पता नहीं कब तक गुस्सा होती रहती। लेकिन गुस्सा फैलता भी है, और पार्टी शांत पड़ी तो पीएम को गुस्सा आ गया। कहा भ्रष्टाचार पर कोई ऐसे माहौल बनाता है क्या? देश की चिंता ही नहीं है किसी को। The mindless atmosphere of negativity and pessimism that is sought to be created over the issue of corruption can do us no good. It can only damage our nation's image and hit at the morale of the executive. We need to ensure that even while the corrupt are relentlessly pursued and brought to book, the innocent are not harassed. देश हिला हुआ है और प्रधानमंत्री चोट की चिंता से परेशान है, तो पार्टी को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जैसे सुबह के बाद शाम होती है और शाम के बाद रात, वैसे ही सियासत में गुस्से का भी वक्त होता है। सूरज ढलते ढलते सबका गुस्सा पिघल गया, क्योंकि सवाल उठाने वाले भी तब तक सोने चले जाते हैं
ये नींद जवाब देने वाले को बेफिक्र बना देती है।